वेलकम टू पंजाब का मंजन। अब हम फिगरेटिव लैंग्वेज की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास 8 मिसालें हैं सीखने की कि अच्छा ये फिगरेटिव लैंग्वेज का माने होता है कि ऐसी ज़बान जो कि इशारा दे रही हो किसी चीज़ के ऊपर। अभी आते हैं कि वो इशारे किस तरीके के होते हैं, मगर 8 इशारे हैं समझ लें, जो कि लुगत के अंदर इस्तेमाल होते हैं अंग्रेज़ी में, जिसके बारे में अभी आप पढ़ने वाले हैं। अगर हम पहले के ऊपर आएँ तो इसे कहते हैं सिमिली। इसे स्माइल नहीं कहते, इसे सिमिली कहते हैं। सिमिली का मतलब क्या है? अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। इसका ये मतलब है कि आप दो चीज़ के बीच में जो है ना, आप फ़र्क कर रहे हो। कंपैरिजन, टू कंपेयर कहते हैं फ़र्क करना। टू कंपेयर कहते हैं फ़र्क करने को। आप दो चीज़ों के बीच में, यानी उन दोनों को परख रहे हो। आप फ़र्क करने की कोशिश कर रहे हो किन चीज़ों के बीच में। टू अनलाइक थिंग्स, अनलाइक का मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अनलाइक का मतलब ये होता है कि वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मसलन ये लाल सर्कल है और एक वाइट सर्कल बना देता हूँ। तो अब आप इन दो के बीच में जो हो कंपैरिजन कर रहे हो। खैर, हम कंपैरिजन किन दो के बीच में कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो ऐसी चीज़ें जो कि एक दूसरे की तरह ना हो। किसको इस्तेमाल करते हुए? यूजिंग लाइक और एज। सही है। मिसाल देख लेते हैं। मिसाल ये कह रही है कि ही इज़ एज ब्रेव। सही है, वो क्या है? बहादुर है। एज अ लायन। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। अनलाइक थिंग का वही मतलब कि दो अलग अलग चीज़ें। किन दो की चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? पॉज कर लो वीडियो को, मगर ये सवाल आंसर करने की कोशिश करो। किन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? अच्छा जी, दो जो 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 चीज़ें हैं जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वो एक तो है ही, जो कि एक इंसान है, और लायन, जो कि एक जानवर है। सही है। और अगर आप देखो, एज आ रहा है, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। दो बार एज आने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसके बावजूद अगर एक बार भी आ रहा है और आप देख रहे हो दो ऐसी चीज़ें जो कि अनलाइक हों, जो कि सेम ना हो, उनके बीच में अगर कंपैरिजन मेक किया जा रहा है, कम परख किया जा रहा है क्या? कि अच्छा जी, ब्रेव, बहादुरी, उसके अंदर भी है, लाइन के अंदर भी है, अलबत्ता लाइन और वो अलग अलग हैं, तो इसे सिमिली कहते हैं। um, इसकी एक छोटी सी मिसाल और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यू नो क्या बोल सकते हैं हम उसे? ही इज़ एज ओल्ड एज द एंशंट एम्पायर सेल्फ। एंशंट एम्पायर इटसेल्फ। कि वो उतना ही बुढ़ा है जितना ये एम्पायर बुढ़ा है। एम्पायर कहते हैं एक एक आप समझ लो खिलाफत को, सल्तनत को। कितनी पुरानी, 400 500 साल होती हैं। तो इधर हम एक शख्सियत को बहुत ही पुराना बोल रहे हैं। जितनी पुरानी सल्तनत या खिलाफत या एम्पायर, यानी एक एक बादशाहत जितनी जितनी पुरानी है। तो ये भी एक वो हो गया, मैंने एक मिसाल दे दी अलबत्ता। अभी हम देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को स्पॉट भी करते हैं, मगर एक मैं टिप वही बता दूं, लाइक और एज, राइट। अगर ये कहीं पर आ रहा है और दो चीज़ों के बीच में परखा जा रहा है जो कि दो चीज़ें अलग अलग हैं, वो सिमिली होगी। मेटाफोर की तरफ आ जाओ जी। अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यहाँ पर भी वही वाली चीज़ है। कंपैरिजन तो हो रहा है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, मगर यहाँ पर लाइक और एज नहीं इस्तेमाल हो रहा। इसे क्या कहते हैं? मेटाफोर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। टाइम इज़ अ थीफ। वक्त जो है वो एक चोर है, जो कि हमारी मोमेंट्स चुराता है। मोमेंट्स मतलब कि जो कि हमारे लम्हात चुराता है। तो यहाँ पर देख लो, इधर ये नहीं है टाइम इज़ लाइक अ थीफ दैट स्टील्स आवर मोमेंट्स, या टाइम इज़ एज अ थीफ दैट स्टील्स आवर मोमेंट्स। एज या लाइक नहीं है। सही है। यहाँ पर सीधा सीधा हम वक्त को क्या बोल रहे हैं? एक चोर। वक्त और चोर के बीच में हम परख रहे हैं कि वक्त भी वही चीज़ करता है जो कि चोर करता है। क्या चुराता है? मगर वक्त क्या चुरा रहे हैं? लम्हात चुरा रहे हैं हमारे। um, ये एक मेटाफोर है। एक ऐसी चीज़ को हम, वक्त को हम एक ऐसी चीज़ बुला रहे हैं जो कि कुछ और ही है, चोर, मगर वो सेंस बन रही है उस बात की। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ जाओ, तीसरी तरफ आ जाओ रादर।
पर्सोनिफिकेशन, सही है। देखो पर्सन क्या होता है, पर्सन होता है कोई शख्स, सही है, कोई शख्सियत। अब यही खुद एक हिंट दे रही है क्या जी, पर्सोनिफिकेशन क्या मतलब होता है, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। मतलब कि हम इंसानी अ, एक एक पहचान देते हैं एक ऐसी चीज़ को जो कि गैर इंसानी हो। मसलन द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, एज इन जो हवा है उसने, कानों में आप विस्पर नहीं करते, कानों में आप किसी चीज़ को किसी इंसान को आप कुछ कान से बताते हो, अ, कम आवाज़ में जो आप कान से बताते हो, फूकते जो आप उसके कान में, विस्पर्ड। तो ये क्या कह रहे हैं कि हवा ने जो है ना फूका है पेड़ों के बीच में से, सही है। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। आप इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा यार एक एक क्या बोलते हैं, एक फॉरेस्ट है, सही है, एक जंगल है, बहुत ही हल्की सी हवा चली है, तो वो हल्की सी हवा आपके कानों को ऐसी लगी है जैसे एक इंसान वाह 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 बोल रहा होता है। तो मगर देखो जैसे एक इंसान बोल रहा होता है उसे विस्पर कहते हैं ना, इंसान ही विस्पर करता है। तो एक ऐसी चीज़ जो कि गैर इंसानी हो, इस केस में हवा को आप ऐसी यानी चीज़ करने को बोल रहे हो जो कि इंसान करते हैं, जो कि इस केस में क्या है, विस्पर। इस चीज़ को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, सही है जी। तो इसकी भी अभी मिसालें हम देखेंगे, तो इसलिए बस ये समझ लो कि एक ऐसी गैर इंसानी चीज़ को एक इंसानी पहचान देना या इंसानों की तरह उसकी बात करना। चौथे आ गया जी हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब है एन एग्जैजरेशन यूज फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। एग्जैजरेशन क्या होता है, एग्जैजरेशन होता है जो कि हम सब के घर वाले करते हैं, और वो होता है बढ़ा चढ़ा कर बात करना। यानी वो हुई एक चीज़ थी मगर वो बन गई इतनी बड़ी। तो मगर हमारे घर वाले तो पता नहीं किन वजूहात के लिए करते हो। यहाँ पर ये बढ़ा बात को बढ़ाना किस लिए इस्तेमाल होता है, एम्फेसिस के लिए। एम्फेसिस का मतलब तवज्जो निकलवाने के लिए कि हाय इसने तो इतने सारे बर्तन तोड़ दिए। तो थोड़ा एक होता है मगर वो अब सबकी तवज्जो आ रही है अब उसके ऊपर कि एक मिनट भाई क्या हो रहा है ये। या फिर इफेक्ट, यानी कभी मसाला भी तो डालना होता है ना कि वो अब्बा नहीं कहते मैंने 10 बार तुम्हें समझाया ये ना करो, उसके बाद थप्पड़ आता है। वो एक बार भी नहीं समझाया होता वो, मगर वो एक मसाला डालने के लिए कि अच्छा अब थप्पड़ का असर पड़ेगा, तो वो हाइपरबली उर्दू ज़बान में तो हम सब जानते हैं। खैर इसकी मिसाल क्या है जी, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। यहाँ वही वही वाली बात हो गई जी कि मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स, मिलियन यार वैसे मिलियन जो है ना, मिलियन एक नंबर होता है जिसके 3 ज़ीरो होते हैं, सॉरी 6 ज़ीरो होते हैं। तो अब अगर हम पाकिस्तानी लुगत में आए तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सही है। तो हाँ यानी कि मैंने तुम्हें 10 लाख बार बताया है, सही है। तो हमारे अब्बा तो बोलते हैं मैंने तुम्हें 10 बार बताया है, यहाँ पर मैंने तुम्हें 10 लाख बार बताया है। तो ये हाइपरबली हो गई जी। मिलियन वैसे 10 लाख होता है हमारी यानी काउंटिंग सिस्टम के अंदर। खैर अच्छा जी, अब आ जाओ ऑनोमेटोपिया पे। ऑनोमेटोपिया एक, मुझे पता है अजीब सा अल्फाज है, तो इसको भी मैं ये कर देता हूँ, न म टो पिया। इसे ऐसे पढ़ते हैं, ये पढ़ने, ये मैं स्पेलिंग नहीं बता रहा, न म टो पिया, अनामाटोपिया, सही है। अम, मैं अमेरिकन प्रोनाउंसिएशंस ही इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी ज़बान को वो आसानी से बैठ जाती है। अच्छा जी, अ वर्ड दैट इमिटेट्स अ साउंड, एक ऐसा अल्फाज जो कि आवाज़ को इमिटेट कर रहा है। अभी हम देखते हैं, द पीस ऑफ मीट, जो गोश्त का टुकड़ा है, सिजल्ड ऑन द पैन। सिजल एक आवाज़ आती है आपको जब आप गोश्त जो है ना एकदम तवे पर मारते हो ना, तो एक आवाज़ आती है। अब वो आवाज़ जो है ना वो उस आवाज़ का जो यानी जो अल्फाज है उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सिजल्ड। अब ये जो अल्फाज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो आवाज़ जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सिमिलर है। तो ये क्या होता है, अ वर्ड, एक ऐसा अल्फाज दैट इमिटेट्स, जो कि
कॉपी कर रहा हो, जो कि इमिटेट कर रहा हो, यानी कॉपी करना कहते हैं, या उसकी तरह बनना कहते हैं इमिटेट को। अ साउंड, एक आवाज़ को, जैसे अ पीस ऑफ मीट सिजल्ड ऑन द पैन। अभी हम और भी देखेंगे दो तीन और इसकी मिसाल, मगर ये क्या, ऑनोमेटोपिया। अच्छा जी, मैं एक और चीज़ ये बोलूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग पॉज करो, पहले आप लोग खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने की कोशिश करो। अभी हम करेंगे बी के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, अभी हम यही करेंगे। मैं बोलूँगा आप लोगों से कि जैसे जैसे हम एक सवाल पर आए ना, या एक ब्लैंक पर आए, मेरे जवाब आने से पहले आप पॉज करो, पहले देखो कि जो भी मैं अभी समझा रहा हूँ वो आपने समझा भी है या नहीं। और उसके बाद देखो, अगर मैं कोई सही जवाब देता तो आपको पता आपने समझ लिया। अगर मैं एक ऐसा जवाब दे रहा हूँ जो कि आपके जवाब से अलग है, वहाँ पर रुको और देखो अच्छा मैंने क्या गलत समझा था। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिलाएं। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। एलिटरेशन की तरफ आ जाओ। एलिटरेशन क्या है? द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट बिगिनिंग साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ, मगर मिसाल से देखते हैं पहले। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अजीब सा ज़बान से नहीं आ रहा ना, मगर एसेंशली ये कहने की कोशिश करें लिटरेशन क्या होती है। लिटरेशन उस चीज़ को कहते हैं जब हम अपने सेंटेंसेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं कि टू और मोर वर्ड्स, सही है, कंजेकेटिवली। कंजेकेटिवली का मतलब ये होता है कि ये कंजेकेटिवली मैं नहीं इस्तेमाल करता, ज़रा मुश्किल अल्फाज लगेगा कुछ को। तो टू और मोर वर्ड्स बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब होता है एक के बाद एक, सही है। दैट बिगिन विद द सेम साउंड। इसका क्या मतलब है? अगर आप देखो पीटर पाइपर, ये तो नाम है, ये अभी काउंट नहीं हो रहा। पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, यहाँ पर सारे के सारे जो अल्फाज हैं, बल्कि पीटर पाइपर भी कर लो, खैर होती है, इतना कोई फ़र्क नहीं हो रहा। पी 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 पी। तो अब देखो हमज़ा भाई, मगर यहाँ पर तो जो है वो आ गया और ऑफ आ गया, बहुत बार नहीं भी आएगा। मगर अगर आ भी जाता है तो इसको डिस्काउंट कर दो। मैंने क्या बोला था? बैक टू बैक बोला था ना, इसको हटा दो। पिक्ड, पिक्ड अ पैक, आ रहा है बीच में, इन तीनों को हटा दो। ऑफ
पिकल्ड पेपर्स पी और पी से शुरू हो रहे हैं और दोनों एक साथ हैं। मैंने क्या बोला था, टू और मोर वर्ड्स, दो या ज़्यादा अल्फाज। तो असल में अगर आपको बोलना हो कि अच्छा सही है ये क्यों है लिटरेशन, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे। दो ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जो कि शुरू होते हैं एक ही आवाज़ से, पी, और वो बैक टू बैक है, यानी वो एक एक दूसरे के साथ है कंजेक्यूटिवली भी। बाय द वे, अगर एक आपको एक बेहतर या एक ज़्यादा गाढ़ा अल्फाज सीखना है तो उसका भी यही मतलब होता है, एक के बाद एक कहते हैं कंजेक्यूटिवली को। मैथ के क्वेश्चंस के अंदर बड़ा आता है कंजेक्यूटिवली, सीरीज़ के क्वेश्चंस के अंदर स्पेशली। खैर, इसकी एक और मिसाल देता हूँ ताकि ज़रा बात समझ आ जाए। लेट्स से कोई कहानी है, सही है, उसके अंदर एक वो है, राजा है। तो राजा को जो है ना बहुत ही एक मुश्किल सा एक कदम उठाना पड़ा। तो हम क्या बोलेंगे, राजा wanted to avoid destitution, destruction and death। डेस्टिट्यूशन किस चीज़ को कहते हैं? डेस्टिट्यूशन कहते हैं वो वाली गुर्बत को जो कि बहुत ही, यानी बहुत ही ज़्यादा हो, उसे डेस्टिट्यूशन कहते हैं। एक ऐसी गुर्बत जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा है, जो एंड स्टेज की गुर्बत होती है ना, जहाँ पर लोग मर रहे हैं खाने यानी ना खाने से, या कोई घर बार कुछ नहीं है, बस ख़त्म हो रहे हैं, उसे डेस्टिट्यूशन कहते हैं। तो राजा को इस चीज़ को अवॉइड करना था, मगर क्या, डेस्टिट्यूशन को, डिस्ट्रक्शन को, तबाही को, और डेथ को, यानी मरने को। अ, तो अगर आप देखो ये एलिटरेशन की मिसाल क्यों है, क्योंकि डी डेस्टिट्यूशन का, डी डिस्ट्रक्शन का, और डेथ का डी। खैर, तो ये हो गया एलिटरेशन। अब हम आते हैं किस पर, इडियम्स पर आ जाते हैं, ये मुहावरात होते हैं। अ फ्रेज विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल वर्ड्स। सही है, एक ऐसा जुमला जिसका माने जो है वो अलग होता है उसके अल्फाज से। यानी अगर आप देखो ना, एक मुहावरे मुहावरे की जो, यानी अभी हम आते हैं जैसे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इस मिसाल को देख लो। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बारिश हो रही है कुत्तों और बिल्लियों की। अब यार आसमान से तो कुत्ते बिल्ली नहीं आते, ये तो नहीं होता, ये तो हमें समझ आ गई थी 14 साल या 15 साल की उम्र में, आसमान से तो नहीं आते कुछ भी, सही है, कहीं और से आते हैं वो। अब इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स जो है वो एक ऐसा जुमला है जो कि आपको बोलेगा मगर बारिश तो कभी भी कुत्तों और बिल्लियों की नहीं होती। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये एक मुहावरा है, इसके जो अल्फाज हैं और इसका जो माना है वो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका माना ये होता है कि कुत्ते बिल्लियों की तरह बारिश हो रही है, यानी बहुत ही बेहद जो है ना एक बारिश हो रही है, पागलों वाली बारिश हो रही है, इसे कैट्स एंड डॉग्स कह दिया। एक और मुहावरा है जो कि कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, राइट, वंस इन अ ब्लू मून। अब आप बोलोगे यार चांद कब से नीला होने लगा? चांद नहीं होता नीला, चांद कभी भी नहीं होता नीला, मगर मुहावरतन हम ये कहते हैं कि चांद कभी कभार नीला, जो जब चांद नीला होगा ना तभी ये होगा। या इस चीज़ को कहते हैं जब कोई चीज़ बहुत ही कम हो ना, रेयर जिसे कहते हैं, इसे रेयरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेयर कोई चीज़ हो, या फिर हैपन्स वेरी फ्यूली या फ्यू टाइम्स। इसकी भी एक छोटी सी मिसाल, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। वंस इन अ ब्लू मून की मिसाल ना, हम, हाँ, ये कर लेते हैं। हमज़ा स्टडीज़ स्टडीज़ वंस इन अ ब्लू मून। सही है जी, ये हो गया आपका इडियम्स का। अब आ जाते हैं हम ऑक्सीमोरॉन के ऊपर। ऑक्सीमोरॉन क्या है? टू कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स यूज टुगेदर, मतलब कि दो ऐसी टर्म्स, दो ऐसे अल्फाज या टर्म्स जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी हों, मतलब कि अभी आते हैं उसी मिसाल से ही सीख लेते हैं कि एक दो ऐसे अल्फाज जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब होता है जो कि एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हो, जिनका माना जो है वो एकदम उल्टा हो। अब देखते हैं मिसाल। मिसाल क्या है? डेफनिंग साइलेंस फिल्ड द रूम। अब मेरी एक बात सुनो, डेफनिंग क्या होता है? डेफनिंग होता है बहरा कर देने को, कहते हैं डेफनिंग। सही है, हम कहते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं मुझे, इट वॉज डेफिनिंगली
लाउड साउंड, मतलब कि इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि मैं बहरा हो गया, बहरा कर देने वाली जितनी ज़ोर की आवाज़। अच्छा जी, तो अब डेफनिंग का मतलब होता है ज़ोर की आवाज़ को कहते हैं। बहरे आप ज़ोर की आवाज़ से होते हो, सही है, आवाज़ की शिद्दत से होते हो। इसका अगला अल्फाज क्या है? साइलेंस। ये तो आवाज़ की शिद्दत नहीं है, तो आवाज़ की खात्मा है साइलेंस जो है। ये दोनों अल्फाज एक साथ कैसे बैठ सकते हैं यार? डेफन तो बंदा तब होता है जब बहुत ही बड़ी आवाज़ हो, मगर साइलेंस तो चुप्पी को कहते हैं। तो डेफनिंग साइलेंस फिल द रूम का क्या, ये क्या चीज़ है ये? मगर ये एक वैलिड चीज़ है। कैसे? अगर आप सोचो, होता है ऐसा कभी कभार। मसलन आप लोग बैठे हुए हो एक कमरे के अंदर, सही है, एक कमरे के अंदर बैठे हुए हो और एक बड़ी सी शख्सियत आती है दरवाजे के थ्रू। अब हर कोई चुप तो हो जाता है, मगर वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि किसी को पता नहीं है क्या करें। एक बड़ा टेंस सा एक माहौल होता है। आपके कानों को वो छोटी सी रिंगिंग की पी वाली आवाज़ आना शुरू हो जाती है आपके कानों को कि बड़ी सी शख्सियत आई है, हर कोई चुप है, मगर किसी को पता नहीं है क्या करें। तो पी वाली है कि एक बहरापन आ रहा है कान में, मगर हर कोई चुप है। ये डेफनिंग साइलेंस हो गई, फिल द रूम। ये ऑक्सीमोरॉन है, ये जो है इस तरीके के जो अल्फाज हैं ना, ये काफ़ी मैं बोलूँगा काफ़ी गहराई की मीनिंग्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो शेयर करते हैं, ये इलिस्ट्रेट करते हैं। अभी हम देखते हैं ये कैसे मिसालों में आता है। अब हम मिसालों की तरफ चले जाते हैं। अगर आप देखो तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ, एक सेकेंड। हाँ जी, चलो। um, तो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं विद अप्रोप्रिएट फिगर्स ऑफ स्पीच। अच्छा जी, अब पहली मिसाल जो है वो हमारे लिए कर दी गई है। वो पहली मिसाल क्या है? द ओल्ड हाउस, जो पुराना घर है, ग्रोन्ड इन प्रोटेस्ट एज द स्टॉर्म रोल्ड इन। ये है मिसाल पर्सोनिफिकेशन की। क्यों ग्रोन्ड इन प्रोटेस्ट? देखो, एक तो ये एहतजाज कहते हैं प्रोटेस्ट को। एहतजाज तो करता ही इंसान है, सही है, और कोई चीज़ एहतजाज नहीं करती। मगर अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं कि वो एहतजाज कर रही है, तो हम एक इंसानी वैल्यू या एक इंसानी एट्रीब्यूट जो है हमें गैर इंसानी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन ही हो गई कि वापस क्या है, इंसानी कैरेक्टरिस्टिक्स देना किस चीज़ को, एक गैर इंसानी चीज़ को। ग्रोन का मतलब क्या होता है? ग्रोन का मतलब होता है वो एक आवाज़ ही निकाल, जब आपकी अम्मी जो है आपको उठा रही होती है बिस्तर से सुबह में कि बेटा चलो स्कूल चलो, और आप नहीं कहते नहीं, तो वो जो वाली आवाज़ होती है ना, उसे ग्रोन कहते हैं। आप एहतजाज करो कि अम्मा अभी नहीं उठना, इसे इसे कहते हैं ग्रोन। तो इधर क्या कहा जा रहा है कि घर ने ग्रोन किया इन प्रोटेस्ट एज अ स्टॉर्म रोल्ड इन, कि जो जो घर है ना, जो पुराना सा घर है, वो आवाज़ें कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत ही पुराना हो गया हूँ, जैसी तूफ़ान आया है, तूफ़ान आया है तो वो घर हिल रहा नहीं होता। तो उसको राइटर ने, ऑथर ने जो है वो बोला है कि घर जो है आवाज़ें निकाल रहा है एहतजाज में कि भाई मैं इतना पुराना हूँ, छोड़ दो मुझे तूफ़ान, या अम, कुछ इसी तरीके की चीज़। खैर, आगे चलो जी। ईच गस्ट ऑफ विंड, हर जो है हवा का जो एक एक ज़ोर होता है, गस्ट कहते हैं एक हवा की उसको, लहर को। हाउलिंग लाइक अ हंग्री वुल्फ, हाउलिंग लाइक अ हंग्री, हाउलिंग तो आप लोग, हाउलिंग का मतलब होता है जब एक वो जो एक आवाज़ नहीं निकालते हैं, आउ वाला जो एक आवाज़ जो होती है, वो उसे हाउलिंग कहते हैं। बिल्कुल भी मेरी वाली तो हाउल बिल्कुल भी हाउल नहीं थी। खैर, लाइक अ हंग्री वुल्फ। अब देखो, अगर हम जाएं, लाइक और एज वाली क्या चीज़ थी? सिमिली थी, सिमिली थी कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। यहाँ पर कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि अनलाइक हैं, जो कि अलग अलग हैं, मगर उनको परखा जा रहा है? यहाँ पर है गस्ट ऑफ विंड, हवा की एक लहर, और उसे हम किससे किससे परख रहे हैं? एक वुल्फ से, एक भेड़िया से, एक जो है हंगरी भेड़िया से, भूखी भेड़िया से। खैर, तो इधर हम क्या लिखेंगे? सिमिली लिखेंगे। अच्छा जी, अब अच्छे से लिखने की मैं कोशिश करता हूँ ज़रा। सिमिली, सही है। अम अब देखते हैं, तो अभी तक क्या बात हो रही है? पुराना घर है, तूफान चल रहा है, घर आवाज़ें मेक कर रहा है, और जो है विंड की लहरें चल रही हैं। इनसाइड, अंदर, असलम सैट फ्रोजन, कन्विंस्ड दैट हिज करेज हैड टर्न टू स्टोन। अंदर जो है ना, असलम भाई वो एकदम फ्रीज कर गए। फ्रीज कहते हैं एकदम, यानी जम गए अपनी जगह में, बस यानी हिल नहीं पा रहे।
कन्विंस्ड दैट हिज करेज हैड टर्न टू स्टोन, यानी उन्हें एतमाद हो गया कि भाई उनकी जो सारी जो वो होती है ना कॉन्फिडेंस जो होता है कि हाँ भाई जो बहादुरी जो होती है सब कुछ पत्थर बन गई, वो मतलब कुछ कुछ नहीं है, बस बन गए असलम भाई, बस बैठ गए एक ऐसी जगह में बैठ गए। अब इधर देखो, हिज करेज हैड टर्न टू स्टोन। पॉज करो वीडियो और बताओ यहाँ पर क्या लग सकता है। अच्छा जी, हिज करेज हैड टर्न टू स्टोन। अब हम यहाँ पर भी देखो उनकी बहादुरी को, जो कि करेज होता है, और एक पत्थर के बीच में हम परख रहे हैं कि इनकी जो बहादुरी है ना वो पत्थर बन गई। तो दो अलग अलग चीज़ें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या ये अनलाइक थिंग्स हैं? हाँ जी, ये अनलाइक थिंग्स हैं, टू अनलाइक थिंग्स हैं ये। उनके बीच में क्या परखा जा रहा है? हाँ, कंपैरिजन मेक किया जा रहा है कि भाई वो जो चीज़ है वो ये बन गई, मगर विदाउट यूजिंग लाइक और एज बनाया जा रहा है ये जो वो है, ये जो कंपैरिजन है ये विदाउट लाइक और एज जो है बनाया जा रहा है। तो इधर हम क्या, मेटाफॉर हो गई है। मेटाफॉर। क्रैश वेंट द विंडो एज द शटर स्लैम्ड ओपन। क्रैश वेंट द विंडो, क्रैश एक आवाज़ है, फश, क्रैश, सही है। वेंट द विंडो, वेंट द विंडो का ये मतलब नहीं है कि खिड़की कहीं पे चले गई। आप कहते हो जैसे बूम वेंट हमजा, क्या हमजा ने अभी अभी बूम की आवाज़ निकाली है। वेंट आप जो है ना बहुत बार इसके इस इस्तेलाह में भी आप इस्तेमाल करते हो कि किसी ने कोई चीज़ कही है। आई एम बैक होम, वेंट फादर, मतलब कि अब्बू ने ये बोला कि मैं वापस घर आ गया हूँ। खैर, तो वेंट जो है वो हम इस इस्तेमाल में भी हम करते हैं, इस तरीके से भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्रैश वेंट द विंडो के खिड़कियों ने ये आवाज़ निकाली, क्या निकाली? क्रैश एज द शटर स्लैम्ड ओपन। अब देखो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक अल्फाज है जो कि किसी चीज़ की आवाज़ कैप्चर करता है। पॉज करो, बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए अनोमेटोपिया। क्यों? अ वर्ड दैट इमिटेट्स अ साउंड, एक ऐसा अल्फाज जो कि एक आवाज़ की कॉपी कर रहा हो। क्रैश जो है ये बाकायदा सेंटेंस ही बता रहे कि क्रैश जो है ना वो एक आवाज़ ऐसी निकली खिड़कियों से, तो ये अनोमेटोपिया होगा। मैं सिर्फ ऊपर की हाईलाइट हटा रहा हूँ ताकि हम आराम से लिख सकें। ओनामेटोपिया, हाँ बाय द वे ये POE जो है ये P ही पढ़ा जाता है ये। ये इसलिए बोला जाता है ताकि इसके बीच में फ़र्क हो सके। POE जो है ना ये P पढ़ा जाएगा, ये जो है ना ये यूजली पे पढ़ता है, यानी अंग्रेज़ी के अंदर तो पेट, पीट नहीं पढ़ते हम। अगर यहाँ पर टी होता तो फिर हाँ हम इसे ये तो पोएट हो गया, बट ये ये हमेशा जो है ये एक पो या पी, तो ये इन अल्फाजों के लिए इस्तेमाल होता है, पोएट, ये पेट। खैर, अच्छा जी, मेकिंग इज़ हार्ट लीप, कि असलम भाई का जो है ना दिल एकदम उछल गया जब उन्होंने ऐसे विंडो को देखा ना, क्रैश वाली आवाज़ आई है। अच्छा जी, क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि दिस स्टॉर्म इज़ गोइंग टू बरी अस अलाइव, ये जो तूफ़ान है ना ये हमें दफन कर देगा ज़िंदा। ही क्राइड। अब यहाँ पर वापस आ गई चीज़ कि भाई एक तूफ़ान आपको ज़िंदा कर देगा, दफन। अब ज़िंदा तो दफन इंसान करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए पर्सोनिफिकेशन वापस, कि भाई करते तो इंसान है। सोनिफिकेशन, अब आ जाओ जी। द बिटर स्वीटनेस ऑफ नोस्टैल्जिया क्रेप्ट ओवर हिम एज ही रिमेंबर्ड समर्स हेयर, कि एक कड़वी मिठास जो है ना उसे पुरानी यादों की आई जब उसने अपनी गर्मियाँ यहाँ पर याद करी। अभी तो एक तूफ़ान आया हुआ है ना, मगर उसे गर्मियाँ याद आ रही हैं और उसे एक कड़वी सी मिठास आ रही है याद। अब मुझे एक बात बताओ, कड़वी सी मिठास क्या चीज़ होती है यार?
कड़वापन और मिठास तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, कंप्लीटली अलग अलग चीज़ें हैं। कौन सी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच थी ऊपर जहाँ पर दो ऐसी चीज़ें थी जो कि एकदम उलट थी मगर वो एक साथ बोली जा रही थी? उन्हें कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। मैं वापस बता रहा हूँ, ऑक्सीमोरॉन्स जो है ना ये इस्तेमाल होते हैं काफ़ी गहरी मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए। अच्छे हैं, यानी मुझे मुझे काफ़ी पसंद आते हैं लिखावट में ऑक्सीमोरॉन। अच्छा जी, अब क्या, वाई डिड आई कम बैक, ही आस्क्ड अलाउड। वाई डिड आई कम बैक, ही आस्क्ड अलाउड, के ज़ोर से उसने पूछा अपने आप से कि मैं क्यों आया यार वापस। आई एम रियली इन ओवर माई हेड नाउ। आई एम रियली इन ओवर माई हेड जो है, इसे हम कहते हैं जब आप बहुत ही यानी अपनी, उसे कहते हैं यानी जब आप, मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ, यानी एक ऐसा आदमी नहीं होता जो कि बहुत ही अपने आप को उसने पागल बना दिया है, बहुत ही चढ़ गया है अपने 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 ही ख्वाबों में या अपनी ही कॉन्फिडेंस के अंदर जो है, जो कोई चढ़ जाता है ना उसे कहते हैं इन ओवर माई हेड। कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आफ्टर हमज़ा वॉन द कॉम्पिटिशन, आफ्टर हमज़ा won the competition, he has been way in over his head. He's been way over his head, way in over his head। इसका यही मतलब होता है कि जब से हमज़ा भाई ने कंपटीशन जीते ना वो चढ़ गए आसमान पे वो। तो यहाँ पर असलम भाई क्या कह रहे हैं अपने आप से कि भाई आई एम रियली इन वे, आई एम रियली इन ओवर माई हेड नाउ। अब ये एक ऐसा अल्फाज है, यानी इसके अल्फाज जो है ना ये इसके माने से अलग हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके अल्फाज जो हैं वो उसके माने से अलग होते हैं? जी हाँ, वो चीज़ थी इडियम, मुहावरा। स्टिल ही ट्राइड टू स्टडी हिमसेल्फ, कि वापस जो है उन्होंने अपने आप को यानी काबू करने की कोशिश की। स्टडी हिमसेल्फ, स्टडी वैसे कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता या सही से चलने को, मगर स्टडी जो है वो उसको भी कहते हैं कि अगर आप काफ़ी हिल रहे हो ना तो आप अपने आप को एकदम सीधा कर लो तो उसे स्टडी कहते हैं। अगर अलमारी जो है वो काफ़ी हिल रही है मगर आपने अलमारी के नीचे जो है कोई चीज़ पेपर या कुछ लगाते हैं ना जो, ताकि फिर वो ना हिले, तो उसे हम क्या कहते हैं कि आपने अलमारी को स्टडी कर दिया। स्टिल ही ट्राई टू स्टडी हिमसेल्फ, साइलेंटली स्लिपिंग साइडवेज टू द डोर, साइलेंटली स्लिपिंग साइडवेज टू द डोर। कि आहिस्ता आहिस्ता, टॉम एंड जेरी में नहीं देखा कि वो आराम आराम से जो है ना वो साइड साइड से यूँ चल रहा है। आम आदमी आगे या पीछे चलता है ना, भाई जो है वो साइड साइड में चल रहे हैं। कहाँ पर जाने? टू द डोर, होपिंग टू एस्केप बिफोर द स्टॉर्म मेड द हाउस इट्स नेक्स्ट विक्टिम। के वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना साइड साइड से चल रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो जो है ना जल्दी से घर से निकल जाएं या तूफ़ान से निकल जाएं, इससे पहले कि तूफ़ान जो है ना वो घर को अपना एक विक्टिम बना ले, घर को अपना एक घर को तोड़ दे। अब ये क्या है? स्लिपिंग, साइलेंटली स्लिपिंग साइडवेज क्या हो सकता है? साइलेंटली स्लिपिंग साइडवेज क्या हो सकता है? साइलेंटली स्लिपिंग साइडवेज जो है अगर आप देखो तो एस एस एस, ये है एलिटरेशन। दो से ज़्यादा अल्फाज बैक टू बैक जो कि एक ही उनका साउंड हो। ये हो गया जी आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिगरेटिव लैंग्वेज का। मेरी ये काफ़ी एक अच्छी वो होगी, यानी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग क्या करो, इनकी और मिसालें सर्च करो। सिमिली एग्जाम्पल्स आप गूगल कर सकते हो, आप मेटाफॉर एग्जाम्पल्स गूगल कर सकते हो एंड सो ऑन सो फोर्थ। हाइपरबली की एग्जाम्पल्स आप गूगल कर सकते हो, मगर मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक के अंदर, जो कोई रफ नोटबुक की हो, लिखो ज़रूर। क्यों? कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे जुमले आपको मिलेंगे जो कि आप बोलोगे यार ये जुमला मुझे काफ़ी पसंद है, यार ये जो जुमला नहीं, ये जो मुहावरा है ये मुझे काफ़ी पसंद है। ऐसे ही आप सीखते हो ज़बान। इन्हीं मुहावरात को जो आपके पसंदीदा है आप इस्तेमाल करने की भी कोशिश करो, ताकि आम ज़िंदगी में ही, यानी एक आपने जुमला पढ़ा, हाँ इसकी भी मैं एक वो दे देता हूँ। एक तो ये कि आप गूगल करो एग्ज़ाम्पल्स। अब ये
डैश के अंदर कोई सी भी ये फिगरेटिव लैंग्वेज की वो आ गई, आज आ सकती है, अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच आ सकती है, सिमिली आ सकती है, मेटाफोर आ सकती है, सो ऑन सो फॉर। तो मैं अभी मिसाल के लिए मैं बोल रहा हूँ सिमिली। सही है। कोई एक पसंदीदा लिख लो। सही है। राइट अ फेवरेट वन डाउन। फिर क्या करो, अ- एक अपना जुमला बनाओ जिसके अंदर आप वो इस्तेमाल कर रहे हो। क्रिएट अनदर सेंटेंस where you're using the एग्जाम्पल, कि आप एक मिसाल इस्तेमाल करो अपने जुमले में, खुद एक बनाओ अपना जुमला। फॉर कमिट टू मेमोरी। कमिट टू मेमोरी कहते हैं कि बस अब फिर याद कर लो इस चीज़ को, बस अपनी अब कहीं ना कहीं लिखावट में निकलेगा, खुद ब खुद ही आएगा ये। क्यों? क्योंकि आपने एक जुमला ऐसा बना लिया था जो कि आपने खुद एक जुमला ऐसा बना लिया था जो कि इस मिसाल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये दो या तीन के साथ ही कर लो ना। आपके आपके पास जब आप लिख रहे होगे ना कोई कहानी, जैसे राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन काइंडनेस, जैसे ये ऊपर वाली जो चीज़ है, आपकी राइटिंग काफ़ी इनरिच हो जाएगी। तो राइटिंग के ऊपर भी एक वर्कशॉप हम एंड में एकदम करेंगे, सबसे एंड में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि मैं समझता हूँ बेहतर है कि हम एंड में पढ़ाएं रादर देन बीच में, शुरू में। क्योंकि यही वाली मिसाल ले लो, पहले हमने फिगरेटिव लैंग्वेज पढ़ी, अब जब मैं आप लोगों को ये टिप्स बता रहा हूँ, अब जब आप एक कहानी लिखोगे तो वो कहानी और ज़्यादा इनरिच्ड होगी। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर लेसन। बहुत शुक्रिया जी।